नमस्कार छात्रों। पिछले लेक्चर तक हम हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई राजेंद्र यादव की जो कहानी है बिरादरी बाहर, उसकी चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने इस कहानी की कथावस्तु देखी है, पात्र परिचय देखा है और साथ ही साथ राजेंद्र यादव जी का परिचय भी हमने देखा है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने कथावस्तु जिस रूप में राजेंद्र यादव जी ने लिखी है उसको मैंने अपने शब्दों में आपके समझने के स्तर पर उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो कथावस्तु या कथानक जो है समझ में आई होगी। और पिछले लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि इस रूप में ये कथावस्तु लिखी गई है और राजेंद्र यादव इस कथानक को या इस कहानी को पढ़ने वाले पाठकों के सामने कुछ विचार रखते हैं और वो विचार जो है हम जैसे पाठकों को इस कहानी के माध्यम से ग्रहण करने हैं। और मैंने ये भी कहा था कि इस कहानी का जो आशय है अर्थात बिरादरी बाहर कहानी के माध्यम से आशय के रूप में राजेंद्र यादव जी क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने इस लेक्चर में प्रस्तुत करूंगा। अर्थात इस लेक्चर में वो सभी बातें आएगी जो हम कहानी के माध्यम से समझ रहे हैं, जो कहानी के माध्यम से जो लिखी तो नहीं गई है लेकिन उसके परे जाकर हम उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। राजेंद्र यादव जी ने उनको जो लगा वो कथानक पूरा लिख दिया है। अब पाठकों को, हमारे जैसे छात्रों को अब उसमें से कुछ ऐसे तत्व या ऐसे कुछ चिंतन के बिंदु जो है ढूंढने हैं जिसके आधार पर राजेंद्र यादव जी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं वो बातें सामने आ जाएगी। तो देखिएगा, ये कहानी जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। हमने देखा कि पारसनाथ बाबू एक रिटायर्ड व्यक्ति है और वो अपने परिवार के साथ वहां पे रह रहे हैं और उनका अपना एक परिवार है, 2-3 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटों की शादी हो चुकी है। उसमें से मालती नामक जो बड़ी लड़की है उसने जो है अंतरजातीय विवाह करने के कारण या लव मैरिज करने के कारण पारसनाथ बाबू जो है अपने परिवार से किस प्रकार खफा रहते हैं, नाराज रहते हैं, ये बातें थोड़ी सी इस कहानी में आ गई है। अब ये तो राजेंद्र यादव जी ने लिखा है लेकिन हमें इस कहानी से क्या समझना है वो बातें अब मैं आपके सामने कहूंगा। देखिए, सबसे पहले विचार कीजिएगा कि ये कहानी किस समाज में, किस देश में, किस संस्कृति के माध्यम से सामने आ रही है। तो स्पष्ट है कि ये कहानी भारतीय परिवेश में, विशेषतः हिंदू समाज में ये कहानी लिखी जा रही है, उसके संदर्भ में ये कहानी सामने आती है। और जहां पे हिंदू समाज की या हिंदू धर्म की जो बातें आ जाती है उसके आधार पर हम इस कहानी को अगर तोलने की कोशिश करेंगे तो हिंदू संस्कृति की जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं कहीं ना कहीं इस कहानी को थोड़ा सा अप्रस्तुत रूप में हमारे सामने आ जाती है। मतलब राजेंद्र यादव जी ने उनको प्रस्तुत तो नहीं किया है लेकिन अप्रस्तुत रूप में हमें जो समझना है उन बातों को थोड़ा सा इस आशय के तौर पर उसे ग्रहण करना है। क्या है भारतीय संस्कृति, क्या है हिंदू संस्कृति? अर्थात हमारे हिंदू संस्कृति में 4 वर्ण जो है माने गए हैं। अर्थात हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी और उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को हमने संचालित किया था। और ये सामाजिक व्यवस्था जो है हम देखते हैं कि वर्ण के आधार पर जातियों के रूप में किस प्रकार हमारे आसपास मौजूद है वो बात इस कहानी में आ जाती है। तो वो कौन कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आप ये चारों वर्ण जानते होंगे कि ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत वहां पे ब्राह्मण जाति के लोग वहां पे आ जाते हैं। उसके बाद क्षत्रिय अर्थात जो पराक्रम या युद्ध कला में माहिर होते हैं वो योद्धा, जिसको हम क्षत्रिय कहेंगे। तीसरा जो है वैश्य, जो व्यापार से संबंधित या लेन देन से
अपनी गृहस्थी चलाने वाले, व्यवहारिक तौर पर व्यापारिक क्षेत्र में मौजूद जो लोग हैं वो वैश्य है। और शूद्र लोग जो है या शूद्र वर्ण जो है, समाज में जो निचले तबके के होते हैं, निचले जाति के होते हैं, उन लोगों को शूद्र वर्ग के अंतर्गत वहां पे रखा गया है। इन लोगों का काम क्या है? ऊपर के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन वर्गों के घर में या खेतों में काम करना या बर्तन मांजना, कपड़े धुलना, ये सभी काम जो है, ये गंदगी साफ करने का काम मान लीजिएगा किसके माथे पर है? शूद्र वर्ण के अंतर्गत। तो ये प्राचीन काल में हमारे हिंदू संस्कृति में ये वर्ण व्यवस्था मौजूद थी और उसी के आधार पर ही हमारा भारतीय समाज जो है वहां पे परिचालित हो रहा था। उस दौरान शूद्रों को जो है बहुत सारी वहां पे बंधनों के रूप में उसको अटकाया गया था, अर्थात उसके लिए बहुत सारी सीमाएं थी, उसकी अपनी बहुत सारी मर्यादाएं थी। मतलब समाज व्यवस्था ने इस शूद्र समाज को जो है बहुत सारे बंधनों में बंद कर दिया था। और एक बात मैं बताऊं कि एक प्रकार से एक ऐसी मानसिकता थी कि शूद्र समाज के लोगों को या शूद्र वर्ण के लोगों को मनुष्य के तौर पर वहां पे उनको व्यवहृत नहीं किया जा रहा था, उनको मनुष्य ही नहीं माना जा रहा था, जानवरों के समान उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था। तो एक प्रकार की यह संस्कृति जो है, ये एक प्रकार की जो समाज व्यवस्था है, धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया। और ये बदलाव हम देख रहे हैं कि आज के दौर में इस रूप में हमारे सामने आ जाता है कि आज का दौर जो है आधुनिक युग माना जाता है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। पुरानी मान्यताएं, परंपराएं, रूढ़ियां आज लगभग समाप्ति के कगार पर है। जैसे जैसे समाज में सुधार होता गया, जैसे जैसे समाज के लोग पढ़ते लिखते गए, शिक्षा ग्रहण करते गए, वहां पे लोगों को समझ में आने लगा कि हम भले ही निचली जाति में पैदा हुए हैं, हमारे भी अपने अधिकार है, हमारे भी अपने कर्तव्य है, हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो ये जो अधिकार की जो बात है, ये जो कर्तव्य की बात जो है, शूद्र समाज के लोगों के ध्यान में आने लगी और धीरे धीरे ये माहौल बनता गया कि आज हम देख रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था जो है आज के समाज में लगभग नष्ट हो चुकी है और उसके आधार पर आज के समाज की बनावट जो है, व्यवस्था जो है, आज चलाई जा रही है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से राजेंद्र यादव जी कुछ बातें जो है हमारे सामने लाते हैं। मैं जो अभी बता रहा था, ये बातें हमारे समाज व्यवस्था से संबंधित थी, हिंदू धर्म से संबंधित थी। समाज बदल रहा है, समाज के साथ साथ समाज के जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, विचार है, वो भी बदल रहे हैं। और बदले हुए विचारों का समाज जो है आज हमारे सामने है। वो बदला हुआ समाज मालती के रूप में हम देख सकते हैं, संजय और विजय के रूप में हम देख सकते हैं। अर्थात ये पात्र जो है कहानी के माध्यम से आए हुए, वो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और बड़े बड़े शहरों में हम जानते हैं कि वहां पे किस प्रकार दैनंदिन जो गतिविधियां चलती है, हर किसी को अपने अपने काम से मतलब होता है, हर किसी को अपने ही उद्देश्य वहां पे हम दौड़ता हुआ देखते हैं। अर्थात बंबई जैसा शहर ले लीजिएगा, कोलकाता जैसा शहर लीजिएगा, दिल्ली जैसा शहर लीजिएगा, वहां पे किसी को किसी के साथ बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन शहरों की ये स्थितियां गांव में बिल्कुल उसके विपरीत है। गांव में आज भी जो है कुछ हद तक जो है हम ये मान्यताएं जो है, रूढ़ी परंपराएं आज भी मौजूद है। पारसनाथ बाबू उसी माहौल से है और वो अपनी मान्यताएं, रूढ़ी परंपराएं जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मालती, संजय, विजय, इनके द्वारा जो भी कुछ बर्ताव इस कहानी में किया गया है वो पारसनाथ बाबू को सहन नहीं होता है और वो एक प्रकार से अपने ही बेटे बेटियों के ऊपर नाराज रहते हैं और उनको ये कभी भी मान्य नहीं है कि उनकी बेटी और उनके बेटे जो है उनके विचार के खिलाफ चले। तो ये उनके मानसिकता पर जो प्राचीन काल से या पुराने काल से जो पलड़ा जो मौजूद है, उसकी वजह से ये सोचने के लिए वहां पे तैयार नहीं है
कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखिएगा कि इस कहानी के माध्यम से और एक चीज हम देखते हैं कि दो पीढ़ियों के भीतर जो वैचारिक अंतर है वो भी हम वहां पे महसूस कर सकते हैं। पारसनाथ बाबू एक विशिष्ट पीढ़ी के व्यक्ति है और मालती संजय विजय एक अपने नए पीढ़ी के व्यक्ति है। उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, पारसनाथ बाबू की भी अपनी अपनी विचारधारा है। पारसनाथ बाबू जिस माहौल में पले बड़े हैं या अपनी जिंदगी उन्होंने व्यतीत की है, वह माहौल जो है कहीं ना कहीं मालती और संजय और विजय को नहीं मिला है। वो दूसरे माहौल में पले बड़े हैं। इसका परिणाम यह हो जाता है कि संजय विजय और मालती की जो विचारधारा है वो बिल्कुल जो है पारसनाथ बाबू की विचारधारा से विपरीत वहां पे निर्माण होती दिखाई देती है। अब हमें इसके आगे जाकर क्या सोचना है कि देखिएगा कि प्रत्येक मनुष्य जो है अपने एक विशिष्ट व्यक्तित्व के आधार पर, स्वाभाविक गुणधर्मों के आधार पर बड़ा होता है। उसी प्रकार मालती संजय विजय विशिष्ट माहौल में वहां पे रहने के कारण उनकी अपनी विचारधारा जो है नए समाज को लेकर, नए काल को लेकर वहां पे पनप रही है। और इसलिए मालती ने जो अपने पिता की सबसे बड़ी बेटी थी और बहुत जिद्दी स्वभाव की थी और पिता भी उससे बहुत लगाव रखते थे, बहुत ही उसे अच्छी तरह से उन्होंने संभाला था। और उसी लड़की ने शहर जाकर जब लव मैरिज किया या अंतरजातीय विवाह किया, तो ये जो घटना है ये पारसनाथ बाबू को बहुत बड़ा ठेस लगने जैसी घटना है। अर्थात एक प्रकार से देखिएगा कि माता पिता जो होते हैं उनके अपने विचार, अपने अपत्यों के बारे में, अपने लड़के लड़कियों के बारे में जो विचार होते हैं वो विचार होना स्वाभाविक है, किंतु बदले हुए समाज के अनुसार या बदले हुए परिवेश के अनुसार प्रत्येक नए व्यक्ति ने, मतलब उस समाज में जी रहे व्यक्ति ने या उस कालखंड में जी रहे व्यक्ति ने अपने अपने विचार जो है पुरानी कुछ मान्यताएं या आज की कुछ मान्यताएं, इसका मेलजोल करके सही क्या है गलत क्या है उसको परख के अगर उसने अपनी जिंदगी जो है व्यतीत करनी शुरू की, तो मुझे लगता है कि ये कहीं पर भी गलती या किसी को हम अपराधी नहीं मान सकते। अगली बात मैं कहूंगा कि मालती ने जो कदम उठाया था वो कदम आज के दौर में, अब ये सामान्य सी बात हो गई है कि बहुत सारे अंतरजातीय विवाह वहां पे हो जाते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां लव मैरिज करते हैं। तो कुछ समय पहले समाज में ऐसी स्थितियां थी कि लड़कियों को अपना वर चुनने का तक हक नहीं था। मतलब अपने लिए जो लड़का उसे पसंद करना है वो लड़का चुनने का तक हक उसे दिया नहीं गया था, क्योंकि लड़कियां जो है वो अपने माता पिता के कहने के आधार पर वहां पे जो भी लड़का उसके सामने बताया जाता था उसी के साथ उसका ब्याह हो जाता। अब ये बातें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ समय पहले चल रही थी, लेकिन आज समाज बदल रहा है। आज लड़कियां पढ़ लिख रही है, जिस प्रकार लड़के बहुत क्षेत्रों में, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार लड़कियां भी जो है लड़कों से कम नहीं है। उतनी ही तादाद में, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही क्षमता के साथ लड़कियां भी उस क्षेत्र में आ रही है। अर्थात आज कौन सा भी क्षेत्र मौजूद नहीं है कि जहां पे लड़कियां नहीं है। हर क्षेत्र में आज लड़कियां कार्यरत है। इसके लिए जो समाज की जो कुछ विचारधारा है वो जिम्मेदार है। कुछ समय पहले स्त्री को कमजोर आंका जा रहा था, लेकिन आज समाज जो है स्त्री को समान अधिकार देने की बात करता है। आज समाज जो है स्त्री को समान रूप से उसके साथ व्यवहार कर रहा है। अर्थात ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं पीढ़ियों के भीतर का जो अंतर है उसको हमें दर्शाता है। और इस वजह से इस कहानी के माध्यम से राजेंद्र यादव जी हमारे सामने ये बात रखते हैं कि अंतरजातीय विवाह करने के कारण पारसनाथ बाबू अपने विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और मालती ने जो कदम उठाया था उसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। इन बातों से हम जैसे पाठकों को इतना ही समझ लेना है कि समय के चलते समाज की मांग के अनुसार, समय की मांग के अनुसार
हमारे विचार जो है समय के लिए प्रासंगिक हो, समय के अनुकूल हो और उसी के आधार पर हमें अपनी जिंदगी जो है जीनी चाहिए। ऐसी ही बातें जो है इस कहानी के माध्यम से राजेंद्र यादव जी हमारे सामने रखते हैं और मुझे लगता है ये कहानी बिल्कुल हमारे समय से प्रासंगिक है, बिल्कुल हमारे समय से नजदीक की है, एकदम प्राचीन कहानी ऐसा नहीं है। अर्थात नए युवकों को, नए युवतियों को इस कहानी से यही सीख लेनी है कि हमें, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। भले ही उसके लिए हमें अपनी जो पुरानी जो मान्यताएं हैं जो हम पर लादी गई थी या थोपी गई थी, उनको भी हमें उसके साथ संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो प्रामाणिक होना चाहिए, वो उद्देश्य किसी पर अन्याय करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके आधार पर हमारी जिंदगी जो है अपनी व्यतीत करनी चाहिए। यही बात जो है राजेंद्र यादव जी अपनी कहानी के माध्यम से पाठकों के सामने रखते हैं और आशय के तौर पर इतनी सारी बातें जो है मुझे लगता है इस कहानी में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है और आप लोग जो है इस कहानी को उस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। अर्थात ये कहानी ज्यादा कुछ नहीं है, दो पीढ़ियों के भीतर के विचारधारा को हमारे सामने लाती है, दो पीढ़ियों के भीतर के संघर्ष को हमारे सामने लाती है और पिछली पीढ़ी से नई पीढ़ी किस प्रकार अपनी विचारधारा को जो है अपने अनुकूल किस प्रकार बनाती है और उसके आधार पर अपनी जिंदगी यापन करती है, इसका एक चित्रण जो है बिरादरी बाहर कहानी के माध्यम से राजेंद्र यादव जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि इस कहानी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो और कुछ अगर आपको पढ़ना है तो आप इस कहानी को विस्तार से पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग, घटनाएं आ जाती है जिसके माध्यम से बहुत सारी बातें जो है आपके भी दिमाग में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आशय के तौर पर इतना काफी है। अगले लेक्चर में मैं अगली कहानी लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।